बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं अदारे में इकनॉमिक्स के टीचर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। आप जानते हैं कि हमारे मौजूदा हालात जो हैं हमारे पाकिस्तान पूरी दुनिया के बहुत कशीदा हैं और क्रिटिकल हैं, मुश्किल हालात हैं। वबा ने, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है और अल्लाह करीम से ये दुआ है कि अपने खुसूसी फजल करम से हमें जल्द ही इस वबा से जो है वो निजात दे। तो और ज़िंदगी की रौनकें बहाल हों, ये हमारी उस कादिर खालिक कायनात से दुआ है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। बेटे, अपनी इस वक्त आपकी जो भी सरगर्मियां हैं, एक तो ये है कि वो मुस्बित होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उसके साथ ये जो आपके लिए, ये खालिस आपके मफाद के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपकी बेहतरी के लिए सारी मेहनतें जो है, सारी मेहनत अदारा और हम कर रहे हैं। मकसद आप लोगों का फ़ायदा है कि इन हालात में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है और इस अमर में किसी तरह की कोई भी जो है ना कसर उठा कि कोई इसमें कमी नहीं छोड़ी जा रही जिसमें आपका फ़ायदा है। आपको लेक्चर दिया जाता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर डिस्कशन होती है, फिर शॉर्ट डिस्कस होते हैं, फिर एमसीक्यू डिस्कस होते हैं और उसके बाद फिर जो है आपको उस पर कमेंट करते हैं। आप उसके पढ़ने में आपको जो भी दुश्वारी होती है, जो भी मसला होता है, जो भी परेशानी होती है, आप वो अपने कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक पहुंचाते हैं और हम आपके उन मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपकी वो जो है वो कमज़ोरियाँ दूर हो जाए। इकनॉमिक्स हमने शुरू की हुई है ऑनलाइन क्लासेस में और इसमें पहला चैप्टर नेशनल इनकम, दूसरा चैप्टर इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, ये हमने इनको डिटेल से पढ़ा है क्योंकि बाद बुक्स ऐसी हैं कि जिनमें ये दोनों चैप्टर एक ही है, यानी सिर्फ नेशनल इनकम के नाम से दिया हुआ है और टेक्स्ट में भी, टेक्स्ट बुक जो है उसमें भी ये कौमी आमदनी यानी नेशनल इनकम के एक ही चैप्टर दिया हुआ है। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें नेशनल इनकम और इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी और कौमी आमदनी का तवाज़ुन, ये अलग अलग चैप्टर मौजूद है। बहरहाल वो जैसा भी हो, तो बच्चे, हमने जो हमारा ये जो लेक्चर चल रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने एक सीरियल शुरू की थी और उसमें हमने एमसीक्यूज़ की डिस्कशन के बाद इस चैप्टर में मौजूद शॉर्ट डिस्कस कर रहे थे और इंशाअल्लाह जो है आज हम यूनिक नोट्स में जितने भी शॉर्ट मौजूद हैं आज हम उसमें इंशाअल्लाह उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो कुछ उसमें शॉर्ट ऐसे भी हैं जो हमने पहले पढ़े हैं और कुछ जो हैं वो एक दफ़ा मैं आपको फिर जो है वो रिवाइज़ करवा देता हूँ। सवाल है बेटे कि आपसे डिफ़ाइन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेविंग। ये 29 क्वेश्चन है और सेविंग हम पढ़ चुके हैं कि सेविंग इज़ द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज़ नॉट कंज्यूम बट इज़ सेव्ड फॉर। उसमें कोई भी उसका मकसद हो सकता है, वो आप इन्वेस्ट करना चाहें, किसी बुरे वक्त के लिए बचा कर रखना चाहें। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेविंग फंक्शन। तो जिस तरह से कंजम्पशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, सेविंग की भी हैं कि एक तो ये प्रॉपर्टीज़ की है कि सेविंग फंक्शन
यदि रिलेशनशिप ऑफ इनकम एंड सेविंग। दूसरी बात यह है कि कंजम्पशन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी दोनों वेरिएबल की चेंज डायरेक्शन सेम होती है। उसके बाद देयर आर टू प्रोपेंसिटीज ऑफ सेविंग फंक्शन, APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये हमने पहले पढ़ा है जी। उसके बाद बेटे अगला सवाल है कि डिफाइन इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी से क्या मुराद है। तो ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक दफ़ा फिर उसे बता देते हैं कि इन्वेस्टमेंट मीन द प्रोसेस इन विच द पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट आर एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जब ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ में हम बिज़ी होते हैं, एंगेज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को, उस स्टेटस को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन आवर सेविंग रेट, हमारी सेविंग पे डिपेंड करता है। जितनी हमारी सेविंग ज़्यादा होती है उतनी ही हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद इसमें जो है दो चीज़ें सेविंग फंक्शन के हवाले से कुछ बताने वाली हैं। ये एक दफ़ा पहले तो आपने पढ़ी भी हैं, लेकिन उसको हम फिर भी पढ़ लेते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेविंग फंक्शन, तो पहले हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन को कि सेविंग फंक्शन बेसिकली है क्या, सेविंग फंक्शन किसे कहा जाता है। उर्दू में बेटे से लिखते हैं तफ़ाइले बचत, तफ़ाइले बचत सेविंग फंक्शन। और ये चूँकि आप पहले पढ़ चुके हैं, ये पहले हमने शॉर्ट में भी डिस्कस किया है, लॉन्ग में भी किया है और MCQs में भी इसका है। अब सेविंग फंक्शन जो है ये दो चीज़ों का रिलेशन है, एक इनकम और दूसरा है सेविंग, यानी Y और S, इनका जो रिलेशनशिप है उसे हम नाम क्या देते हैं, सेविंग फंक्शन। तो ये बनता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज़ नोन एज सेविंग फंक्शन। और इसके साथ जो है एक तो ये है कि सेविंग फंक्शन, फिर हम इसको लिखते कैसे हैं, S इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। इसमें ये सेविंग फंक्शन को लिखने का तरीका है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रिलेट करते हैं। यानी इनकम, जिस डायरेक्शन में इनकम चेंज होती है, सेविंग उसी डायरेक्शन में चेंज होती है। इनकम के बढ़ने से सेविंग रेट बढ़ जाता है और इनकम के कम होने पर सेविंग रेट भी कम हो जाता है। तो ये एक जो है अपना आपको ये बताना था। अब इसमें जो है ये एक तो आपने ये याद रखना है, एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि इट इज़ दी, यानी कि अगर आप ये लिखना चाहें तो आप लिखेंगे इट इज़ रिलेशनशिप ऑफ इनकम एंड सेविंग। एक तो आपने क्या लिख दिया कि इट इज़ दी रिलेशनशिप ऑफ इनकम एंड सेविंग। लेकिन दो का है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन इज़ दी रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। एक बात, दूसरा जी कि इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तकसीरी तफ़ाइल है। तीसरा ये है कि देयर आर टू प्रोपेंसिटीज़, देयर आर टू प्रोपेंसिटीज़ ऑफ सेविंग फंक्शन। कौन सी जी? एक APS और दूसरा MPS। ये
दोनों, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये एस ओवर वाई होता है और ये है डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। तो ये चूँकि ऑलरेडी आप इसे पढ़ चुके हैं, आप इसे डिस्कस भी कर चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ एक दफ़ा मैंने फिर लिख के दे दिया। अगर आप इसको उर्दू में इसकी खसूसियात लिखना चाहें तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जो तफ़ाइल बचत है ये आमदनी और बचत के माबैन ताल्लुक़ है। दूसरा कि ये एक तकसीरी तफ़ाइल है, ऐसा तफ़ाइल जिसमें दोनों मुतग़य्यरात के तब्दील होने की समत एक होती है। तीसरा ये है कि इसके दो मैलानात होते हैं, औसत मैलान बचत और दूसरा मुख्ततिम मैलान बचत। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद बेटे अगला एक सवाल है कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये सवाल जो है आपने इससे पहले लॉन्ग में भी पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में भी बच्चों ने हमसे ये सवाल पूछा है। तो ये इसका जवाब कैसे लिखना है ये बात आपसे पहले डिस्कस हो चुकी है, लेकिन चूँकि ये शॉर्ट में सवाल आया है हम इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो कोई और सवाल पॉसिबल है उस पर भी बात करेंगे। तो ये बेटा सवाल है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की मुतवाज़िन सतह। सवाल है कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह भी आप लिख सकते हैं, मुतवाज़िन सतह भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो आपसे सवाल पूछा गया है वो शॉर्ट है। यूनिक नोट्स के पेज 6 पे ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 32 ये यहाँ पर मौजूद है। और ये सवाल जो है ये 2016 के पेपर में बोर्ड में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। बोर्ड 2016 के पेपर में ये सवाल आया। अब सवाल तो जब लॉन्ग भी बनता है शॉर्ट भी है। अगर ये सवाल लॉन्ग बनेगा तो उसमें सवाल पूछा जाएगा आपसे कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बाय टेबल एंड डायग्राम। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बाय टेबल एंड डायग्राम। तो ये सवाल जो है जो भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपसे ये लॉन्ग पूछा जाता है, ये सवाल इससे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने ये पढ़ा था कि नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल कैसे होता है और उसमें उसको फिर टेबल के ज़रिए भी और फिर डायग्राम के ज़रिए भी। अब ये सवाल सिर्फ हमसे शॉर्ट में पूछा गया। तो शॉर्ट में ये सवाल पूछा जाएगा तो सिंपली हमने ये बताना है कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल रेफर द कंडीशन द स्टेटस वेयर सेविंग आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कि वो जगह कि वो मकाम जहाँ पर हमारी जो है वो सेविंग यानी सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये इसको हम SI मेथड भी कहते हैं। ओके, सवाल सिर्फ हमने ये बताना है, इस सवाल लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज़ डिटरमिन्ड एट द पॉइंट वेयर सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यानी कि नेशनल इनकम की तवाज़नी सतह उस मकाम को कहते हैं, उस मेयार को कहते हैं
जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल हो जाती है। अगर इसमें से सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो भी ये कन्फर्म नहीं हो सकता, और यानी ये इससे ज़्यादा है तो भी नामुमकिन, ये इससे कम है तो भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ किस सूरत में ये मुमकिन है, और ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि जब ये सूरत हाल हो जाए, यानी जो कुछ सेव किया जाए वो सारे का सारा इन्वेस्ट किया जाए। सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जितनी सेविंग है उतनी इसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये कहलाता है नेशनल इक्विलिब्रियम लेवल। हाँ, इसमें एक और बात है कि अब हो सकता है कि आपसे इसमें तो ये पूछा गया है कि आप नेशनल इनकम का जो है ना वो इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करें। ऐसा भी हो सकता है। ये सवाल इसी सवाल के साथ यूँ भी पूछा जा सकता है कि इस नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल का को जो है वो डायग्राम के ज़रिए बताएं। यानी इसका यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपसे ये डायग्राम के बारे में भी कहा जा सकता है कि आप इसको डायग्राम में शो करें। यानी ये नहीं हो सकता कि आपसे शॉर्ट में पूछा जाए और उसमें शॉर्ट में डेफिनेशन भी पूछी जाए और डायग्राम भी पूछा जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आपसे जब शॉर्ट में 2 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाएगा तो या तो ये हो सकता है कि आपसे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछ ली जाए, जो कि अभी मैंने आपको बताई है कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इज़ डिटरमिन्ड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, द पॉइंट वेयर saving or is equal to investment, that is the equilibrium point of national income। तो ये हो सकता है। अब इसके साथ जो सवाल इसका फैमिली क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये जो है कि अगर आपसे इसके अलावा ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप इसी को जो है ये मेथड जो मैंने अभी आपको बताया है नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल की, आप इसका वो बना के जो है ना इसको आप डायग्राम की शक्ल में बना के दें कि डायग्राम में आप इसे, तो हमारे पास क्या मेथड है, एस इज इक्वल टू आई। तो बेटे आपने सवाल अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम आप बताएं, तो आप वर्डिंग में भी बता सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप के ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तो वो मैं आपको ये बना के दे देता हूँ। उसमें बेटे आपने ये इस तरह से बनाना है, ये है 0 एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपने लेना है इनकम, यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी, और इधर आपने 2 चीज़ें लेनी, एक सेविंग और दूसरा इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पर आप ये जो है मुकम्मल लिखने की बजाय आप यहाँ पर लिख दें एस और आई, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इनकम लिखने की बजाय आप जो है वो वाई भी लिख सकते हैं। ये भी आप इनके इसके आगे ब्रैकेट में मैं आपको लिख देता हूँ कि अगर आप चाहें तो सिर्फ इसको आप वाई भी लिख सकते हैं और इसको आप आई और एस, यानी इस सूरत में भी इसको लिखा जा सकता है। बेटे जो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में हमने 2 चीज़ों को, यानी इसी इनकम के साथ हमने इन्वेस्टमेंट को भी देखना है, इसी इनकम के साथ हमने सेविंग को भी देखना है। यानी एक चीज़ है, एक इस इनकम का जो है एक हम इसको इन्वेस्टमेंट के साथ देखेंगे और दूसरा हम इसे सेविंग के साथ देखेंगे। तो ये आपसे सवाल चाहे आपसे ये लॉन्ग में पूछा जाए या शॉर्ट में पूछा जाए, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ये जो आई है इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो नहीं है, यानी कोई रिलेशन नहीं है, ये इसमें कोई चेंज नहीं आती। लेकिन इन और इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। ठीक है, आप ये देखना, यानी कि अगर आप इस इनकम का
इन्वेस्टमेंट के साथ देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता इनकम का, लिहाजा ये कर्व तो आपने बना देना है। ये देखें आप कि आई जो है वो आई यहाँ पे कांस्टेंट बना दिया, आई नॉट बना दिया। अब ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि जो आई नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में यूज़ होती है वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है। और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट बेटे वो होती है जो इनकम से इफ़ेक्टेड नहीं होती, यानी आमदनी का उस पर कोई असर नहीं होता। आमदनी बढ़ जाए, आमदनी कम हो जाए, वो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहती है। इसमें जो है एक तो हमने रिलेशनशिप इसका ये वाला कर दिया कि ये तो कांस्टेंट हो गया। अब दूसरा जो है वो इस इनकम का सेविंग के साथ है। इनकम का सेविंग के साथ रिलेशन तो पॉजिटिव है। इसमें एक पॉइंट हम डिस सेविंग का भी शामिल करते हैं। डिस सेविंग क्या होती है, सवाल भी आपसे अलग पूछा जा सकता है। ये अभी आपको डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, अब हम ये बेटा करेंगे कि इसमें हम सेविंग को जो है वो यहाँ से लेंगे। सेविंग ये है सेविंग। अब इस पॉइंट से नीचे ये जो है ना इस पॉइंट से नीचे जो ये जगह बनती है ये है डिस सेविंग। इसको डिस सेविंग कहते हैं। और डिस सेविंग ऐसे होती हैं जब आपकी इनकम इज़ लेस देन कंजम्पशन, ये वाली ये स्टेटस, जब इनकम कंजम्पशन से कम हो तो इसे आप क्या नाम देंगे, डिस सेविंग का, यानी ये मनफी बचतें होती हैं। अच्छा, अब हमने इसमें नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल बना के देना है। इससे जो है हमारे पास फार्मूला जो है वो ये है कि जिस पॉइंट पर ये सूरत हाल होगी ये वाली, वो क्या होगा, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। इसमें हम यहाँ से लेकर अगर आप इधर मूव करेंगे इस तरफ तो नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है, इधर मूव करेंगे तो नेशनल इनकम कम होती जा रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के डिफरेंट लेवल्स हैं, लेकिन हमने कौन सा लेवल ढूंढना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यानी यहाँ से अगर आप इधर मूव करते जाएं, ये वाली ऐसे ओरिजिन से आप इस तरफ मूव करते जाएं तो नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है। और ये नेशनल इनकम के डिफरेंट लेवल्स हैं, लेकिन हमने जो ढूंढना है वो बेटे ढूंढना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसमें से यहाँ से लेकर जहाँ तक एक लेवल ऐसा भी है कि जो कि इक्विलिब्रियम लेवल है। तो अब हमने ये देखना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम लेवल हो सकता है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाएगी वो पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो इसको चेक करने के लिए हम जहाँ पर जो है वो डिफरेंट लेवल लेते हैं। मसलन एक यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको y1 का नाम दे दिया, एक हम यहाँ ले लेते हैं y2, एक y3, ये देखने के लिए कि इससे जो है वो क्या कोई फ़र्क पड़ सकता है। तो ये देखें आप, अगर y1 है, y1 से आप ऊपर मूव करें तो यहाँ तक ये हो जाएगी सेविंग और यहाँ तक हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। यहाँ से जहाँ तक सेविंग, यहाँ से जहाँ तक इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग कम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। तो स्टेटस क्या बन जाएगा यहाँ पर कि I इज़ ग्रेटर देन S। y1 पर बेटे क्या स्टेटस बन रहा है, यहाँ से ऊपर मूव करते हैं आप, यहाँ से जहाँ पर जाते हैं तो ये सेविंग है और यहाँ तक जाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है। यानी ये आपके पास सेविंग है और ये सारी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है। तो ऊपर मैंने ये लिख दिया है कि I
इज़ ग्रेटर दैन एस, यानी इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर दैन सेविंग, तो इस मकाम पर Y1 पर सरमायाकारी बचतों से ज़्यादा है, तो ये भी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद Y2 चेक करते हैं कि Y2 पर जो है वो क्या स्टेटस होता है। इससे आप ऊपर मूव करते हैं। जी, या ये आपका हो गया Y2। ये हमने इसमें साबित करना है कि एक मकाम ऐसा भी है कि जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हैं। तो अब ये देखें कि Y1 पर तो हमने ये पढ़ लिया था कि सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। Y2 पर यही यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वेस्टमेंट भी यही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सरमायाकारी भी, इन्वेस्टमेंट भी वही है और सेविंग बचत भी वही है। इसको हम नाम देंगे E का। उसकी वजह ये है, इस Y2 पर इन्वेस्टमेंट भी जहाँ तक, इसी Y2 पर सेविंग भी यहाँ पर, बचत भी वही है और सरमायाकारी भी वही है, लिहाजा Y2 पर दोनों बराबर हैं। जी, अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं Y3। Y3 पर जब आप इसको यहाँ, ये इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग। Y3 पर स्टेटस क्या है कि Y3 पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वेस्टमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेविंग, तो इसमें S इज़ ग्रेटर दैन I, S इज़ इक्वल टू I। तो क्या आपने इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि हमने अजूम किया था, फ़र्ज़ किया था कि एक हमने Y1 नेशनल इक्विलिब्रियम की हमने एक Y1 ले लिए, उसके बाद नेशनल इनकम हमने एक लेवल Y2 ले लिया, Y3 ले लिया। ये हमने इसमें ये कंफर्म करना है, ये जानना है कि इसमें से कौन सा जो है वो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल हमारा कहाँ तक मतलब है ये। तो Y1 का स्टेटस क्या है कि Y1 पर इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग, Y2 पर दोनों बराबर, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर, Y3 पर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा। यानी ना तो Y1 हमारा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम हो सकता है और ना ही हमारा Y2 हो सकता है। अच्छा, इसके साथ जो कि ये सवाल आपके सामने है तो आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इसमें ये तो हमने इसको शॉर्ट आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे सॉल्व किया है। अगर ये सवाल आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप इसका आपने कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपने इसमें सेविंग फंक्शन बताना है, उसके बाद आपने बात करनी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जब आप सेविंग फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद सेविंग फंक्शन के बाद आप इन्वेस्टमेंट को, और इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है वो आपकी है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें आपने सेविंग तो वो लेनी है जो जनरल फंक्शन है इंक्रीजिंग, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये जो कर्व जा रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रहा है, और ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है जो कि कांस्टेंट है। इनको आपने मिलाकर डायग्राम जो बिल्ड किया है, ये इसका मतलब ये है कि आपने जब लॉन्ग का जवाब देना है तो जो चीज़ें आप इसमें जिनको मिला के आप डायग्राम बना रहे हैं, आप पहले उनको अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे। यानी पहले आप सबसे पहले बताएंगे सेविंग फंक्शन क्या होता है, उसके बाद आप बताएंगे इन्वेस्टमेंट का रिलेशन क्या है, फिर जब सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट को आपने अलग अलग डिफ़ाइन कर लेना है, उसके बाद इसको आपने डायग्राम फॉर्म में लेके आना है। ये आप इसका कर्व बना देंगे, ये पॉजिटिव रिलेशन के साथ है, ये कांस्टेंट है। फार्मूला आपके पास ये है कि जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाएगी वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। इसके बाद
अगला शॉर्ट जो आपसे पूछा गया है वो है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस के तरह से हमने पहले बात की थी कि इन्वेस्टमेंट हमारी दो तरह की होती है, एक अटानमस होती है कि इंड्यूस होती है। अटानमस वो होती है जिसका यहाँ भी जिक्र हो गया है कि ये कांस्टेंट होती है। इंड्यूस्ड वो होती है जो इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट करती है। अगर इनकम हमारी बढ़ती जाएगी तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी और इनकम के कम होने पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी कम होती जाएगी। उसके बाद बेटे अगला सवाल है कि डिफ़ाइन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बाद है डिफ़ाइन अटानमस इन्वेस्टमेंट। यानी ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। यूनिक नोट्स के पेज नंबर 6 पे है ये 33 क्वेश्चन है डिफाइन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और 34 है डिफाइन अटानमस इन्वेस्टमेंट। तो अटानमस इन्वेस्टमेंट का जहाँ भी जिक्र हो गया हमने इससे पहले भी इसको सॉल्व किया है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और उसमें हमने ये देखा था कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है ये इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट कर रही होती है, जबकि अटानमस इन्वेस्टमेंट जो है ये कांस्टेंट होती है। उसके बाद एक सवाल है नेक्स्ट कि वाई ट्रांसफ़र पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये 2016 का है। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट है ये नेशनल इनकम में क्यों हम इसे काउंट नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जो नेशनल इनकम है इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम इज़ दी एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फिशर के अकॉर्डिंग ये है कि जब मार्शल जी कहते हैं जब हम इसकी मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं तो मॉनेटरी वैल्यू में हम गुड्स एंड सर्विसेज को हम रिवॉर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो रिवॉर्ड फॉर्म में जब तो रिवॉर्ड सिर्फ उन्हीं चीज़ों का होता है जो गुड्स में आती हैं, जो सर्विसेज में आती हैं। तो ट्रांसफ़र पेमेंट हमारी वो अमाउंट होती हैं जिनका ताल्लुक या जो तो ना तो काउंट होती हैं हमारे उसमें गुड्स में आती है ना सर, क्योंकि ये रिवॉर्ड ना गुड्स का होता है ना सर्विसेज का होता है, बल्कि ये तो वो अमाउंट होती हैं जो बगैर जॉब के हमें हासिल होती हैं, इसलिए हम इसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। उसके बाद है कि पर कैपिटा इनकम को हम कैसे करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का जो आसान तरीन फार्मूला है वो है जी PCI इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पर जब हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कुलिया है नेशनल इनकम को पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का। उसके बाद बेटे आखिरी सवाल है इसमें कि व्हाट इज़ मेंट बाय अनपेड सर्विसेज। ये 2016 में भी आया, 17 में सवाल आया है। तो ये हमें आज के लेक्चर में इसे पढ़ा भी था कि ये वो होती हैं कि कुछ ऐसी असाइनमेंट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं कि वी आर नॉट पेड, इनका हमें रिटर्न नहीं मिलता, हमें मुआवजा नहीं मिलता। तो ये ऐसी रकूम ऐसी काम वो खिदमात वो असाइनमेंट वो एक्टिविटीज़ जो पेड नहीं होती उन्हें हम अनपेड सर्विसेज कहते हैं। तो ये हमारा सेशन हमारा फर्स्ट और सेकंड यानी नेशनल इनकम और इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम ये हमारा चैप्टर दोनों मुकम्मल हो गए हैं, शॉर्ट के हवाले से भी, MCQs के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अब आपकी जो असाइनमेंट है कि आपने इसे बड़ी मेहनत से बड़ी तवज्जो से इसे और संजीदगी से तैयार करना है। आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग करने की सूरत में अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर आप उसको मुश्किल पेश आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।